अच्छा देखो, अच्छा रिकॉर्डिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, देखो स्टार्ट क्या करना है, जीएसटी। ओके, तो जीएसटी में एकदम बेसिक चीज़ें जो है, मतलब पूरा का पूरा जीएसटी का कंप्लीट ओवरव्यू बेसिक लेवल पे। जीएसटी है क्या, कहाँ से आया है, क्यों आया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है, एज पर योर सिलेबस, एज पर द करेंट नीड। ओके, तो जीएसटी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, स्पेशली इन चार्टर्ड, स्पेशली इन सीएस एज वेल एज सीएमए में। सीएस में अगर बात करूँ तो 50% जीएसटी एंड कस्टम्स आता है, 50% इनकम टैक्स आता है, एज वेल एज चार्टर्ड का इंटर में भी सेम टू सेम 50% जीएसटी, 50% इनकम टैक्स। सीएमए का सिर्फ जीएसटी का ग्रुप 2 में अलग पेपर होता है 100 मार्क्स का, और बाकी तो सर बीकॉम लेवल में भी पढ़ा जाता है, वो भी 100 मार्क्स का आता है। तो पॉइंट क्या है कि फुल ऑन जिसका बीकॉम के साथ साथ भी कर रहे हो प्रोफेशनल्स, नो वरी, जीएसटी आपको कंप्लीट लेवल पे जानना है जितना है ऑब्वियसली। तो जीएसटी का अगर मैं आपको बात करूं, तो ये जीएसटी काफी चर्चित एक विषय है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब जीएसटी एक काफी पॉपुलर वर्ड है, सही कि गलत? प्लीज बताना। ऐसे इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड। मतलब जितना मतलब हम लोग रोज का घर में, जैसे घर में चावल बनता है या फिर रोटी के लिए आटा 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 बना के रोटी बनाया जाता है, मतलब जितना चावल और रोटी का बात करते हैं उतना जीएसटी का भी बात करते हैं इन आवर डेली लाइफ। मतलब चाहे वो कॉमर्स पढ़े या ना पढ़े, चाहे वो सीएस बने या सीए बने या ना बने, पर जीएसटी का बात तो हर कोई करता है। एक नॉर्मल से दुकानदार से लेके किसी भी घर में जो लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी, हर कोई जीएसटी को लेके बात करता है। लेकिन ये जीएसटी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, और क्या ऐसा बात है कि जीएसटी को लेके इतना ज़्यादा चर्चा? चलो मैं वही बैकग्राउंड में पहले जाऊंगा कि वाई जीएसटी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर द पब्लिक ऑफ इंडिया, फॉर द गवर्नमेंट, and why we should study GST in our professional career। तो सारा का सारा जवाब आपको अभी तुरंत मिल जाएगा, तो उसी पॉइंट पे ही तो बात करना है। अच्छा, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जीएसटी के बारे में। और इससे पहले मैं एक बार आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ, ठीक है? पहले मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर लेता हूँ। अच्छा देखो, तो स्क्रीन आई थिंक शेयर्ड है ना? स्क्रीन शेयर। यस सर। ओके, जीएसटी इन इंडिया एन इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये जीएसटी क्या है, इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी एरिया पूरा बात करेंगे आज। तो एकदम दिल थाम के बैठना, सारा का सारा चीज़ें जीएसटी रिलेटेड जो भी मन में क्वेरीज चलता है नॉर्मली, वो इंट्रोडक्टरी में ही क्लियर होता है। और जिसका इंट्रोडक्टरी जितना क्लियर होगा वो बाकी एडवांस चैप्टर में अपने आप को उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इट्स अ मच मोर थ्योरेटिकल इन द सेंस इट्स वेरी लॉ, मतलब जीएसटी इज ए लॉ। ओके, मतलब इसको ना नॉर्मल थ्योरी जैसा मत समझना, तो गलती कर बैठोगे। काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी ट्रिकी है, केस स्टडीज बेस्ड है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी इसलिए है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सर सरकार का इनकम का बात है। तो जिस चीज़ से सरकार को इनकम होता है ना, उस चीज़ को कभी हल्के से नहीं लेना है। जैसे कि इनकम टैक्स सरकार का इनकम का एक सब्जेक्ट है, जीएसटी सरकार का सबसे बड़ा इनकम का जगह है, तो एकदम हल्का से नहीं लेना है। आपको बार बार बता दूं, जो चीज़ से सरकार को इनकम होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, वो सब्जेक्ट को तो एकदम हल्का से नहीं लेना है। समझ रहे हो ना? बिकॉज सरकार को इनकम होता है तो सरकार एजेंट बनाते हैं चार्टर्ड को, सीएस को, सीएमए को, भाई मेरा जीएसटी का कैलकुलेशंस करो और सरकार के घर में जीएसटी जुगाड़ करो। जैसे जैसे इस बार ये लॉकडाउन के बाद, मतलब काफी दिनों से इकोनॉमी काफी ज्यादा डामाडोल चल रहा था इकोनॉमी में, उसके बाद लास्ट क्वार्टर, मतलब ये जो हाल ही में जो क्वार्टर खत्म हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शंस हुआ। और वेस्ट बंगाल ने अच्छा परफॉर्म किया, वेस्ट बंगाल ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया जीएसटी कलेक्शंस पे। इसका मतलब सर कोई मुझे बता सकते हो कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, ये चीज आपको क्या बताते हैं कि अगर जीएसटी कलेक्शन अच्छा है इसका मतलब क्या अच्छा जा रहा है? एनीवन? सेल हाँ, सेल अच्छा हो रहा है। सेल अच्छा हो रहा है, वेरी गुड सर। जीएसटी का मतलब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक सेल टैक्स है।
ये एक सेल टैक्स है। इसका मतलब अगर जीएसटी कलेक्शन सरकार का अच्छा हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस अच्छा हो रहा है, सेल अच्छा हो रहा है। इसका मतलब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा खासा सेल कर रहा है, तभी तो अच्छा खासा जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद सरकार के घर में भी वो जीएसटी जमा पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जब जब आप देखना कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका एक ऑपोजिट डायरेक्शंस पे सोचना, ऑपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शंस पे, अच्छा जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, दैट मींस बिजनेस ग्रो कर रहा है। जितना अच्छा जीएसटी कलेक्शंस उतना अच्छा बिजनेस ग्रो। मतलब ये तरीका है सर। एजुकेटेड लोग सर, प्रोफेशनल बंदे, कॉमर्स में आप लोग माहिर हो, मतलब जो कॉमर्स में हाई फाई होते हैं उनको सोच इसी तरह से करना होता है। डिटेक्टिव ना, डिटेक्टिव का सोच कैसे होता है, अच्छा मतलब आसामी ने, मतलब आसामी मतलब जो बेसिकली जिसके पास वो मर्डर का वेपन्स था, वो इस तरह से मारा, अच्छा तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं मारना चाहता था, वैसा मारना चाह रहा था। तो आप लोग क्या हो सर, आप लोग कॉमर्स के डिटेक्टिव हो आप लोग, तो आपका सोच लेवल एक लेवल अप होगा। ओके सर। पूरा दुनिया तो सर सोच का ही दाद देता है, और क्या चीज का मिलता है। अब मैं आपको एक बैकग्राउंड में लेके जाता हूं कि करेंटली इंडिया का, दिस इज द करंट स्ट्रक्चर। ये मैंने इनकम टैक्स के क्लास में भी दिखाया था, फिर से मैं आपको इस सेम चीज को जीएसटी के क्लास में भी बताने का कोशिश करूंगा। बिकॉज ये क्या है सर, ये जीएसटी पाइपलाइन है। व्हाट इज दिस, दिस सॉरी दिस इज द गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन। देख पा रहे हो, सबको दिख रहा है ना? दिस इज द यस सर। गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन। मतलब सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स, मतलब जो ब्लू एरियाज है ये सब टैक्स रेवेन्यूज है। जितना सारा ब्लू एरियाज है, ये एरिया आपको यहाँ से डिनोट करते हैं, देखो आप आराम से देख सकते हो। जितना सारा ब्लू एरिया है वो आपका दिस इज योर टैक्स एरिया, मतलब टैक्स से सरकार को मिलता है। ग्रीन एरिया इज नॉन टैक्स एरिया, मतलब जो रेड एरिया है वो सरकार लोन लेता है। मतलब अल्टीमेटली पैसा तो लोन लेके भी मिलता है ना सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी बाहरी कंट्री से लोन लेता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेता है, किसी एडवांस कंट्री से लोन लेता है। आप लोगों को खबर है वो पाकिस्तान ने दुबई से लोन लिया था, वो लोन को मुश्किल में पड़ गया, ये खबर है आप लोगों के पास? सर हाँ, प्लीज इस सैंक्शन तरह नहीं का, कर रहा है, लोन मना कर दिया दुबई नहीं देने से। हाँ मना कर दिया, फिर से लोन देने में मना कर दिया। तो एग्जैक्टली जो एडवांस कंट्रीज होते हैं वो जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा मतलब इनकम में लो है, वो दूसरे कंट्रीज को लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया भी लेते हैं सर, इंडिया को भी काफी नीड होता है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनते हैं, बुलेट ट्रेन बनता है, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो कहीं पर भी कोई किसी भी स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटराइज्ड कुछ सिस्टम बन रहा है, तो काफ़ी सारा चीज़ों में इंडिया को ज़रूरत पड़ता है। तो अगर इंडिया डेब्ट रिसिप्ट कर रहा है, और येलो लाइन जो दिखा रही है नॉन डेब्ट रिसिप्ट है, मतलब सरकार को कहीं ना कहीं से इनकम हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ लोन रिकवरी हो सकता है, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करके किया था फिर उसको वापस कर लिया, इस तरह का कुछ, या फिर कुछ आदर्स में भी मिल सकता है। लेकिन सर अगर आप देखो तो सरकार मैक्सिमम इनकम कहाँ से करता है, आप देख सकते हो, इट्स अ रियल डेटा। ये डेटा मैंने इंडियन बजट गवर्नमेंट का ही साइट से लिया, ठीक है। आप मेरा बात समझने का कोशिश करना, सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से कर रहा है, तो था क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से कर रहा है? जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे ज्यादा कर रहा है टैक्स से, है ना। उसमें देखो आप, कॉर्पोरेट टैक्स है आपका 6.1 ट्रिलियन, ओके। मतलब जो टोटल जो भी है, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है गवर्नमेंट का 33.5 ट्रिलियन। उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी से टैक्स लेता है 6.1 ट्रिलियन, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस 6.1 ट्रिलियन, टैक्स ऑन इनकम है 5.5 ट्रिलियन, एंड एक्साइज वाला जो टैक्स का एरिया है वहां से 2.4 ट्रिलियन। मतलब अगर आप देखो तो कॉर्पोरेट टैक्स दैट इज कंपनी का जो टैक्स है, और जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये दोनों एरिया, इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना, ये सरकार का सबसे बड़ा इनकम का एरिया है। आप इस मैटर को बहुत ही सीरियसली समझो, बिकॉज जीएसटी से सरकार सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहा है, और आगे भी वही होगा। सरकार सबसे ज्यादा अर्निंग जीएसटी से ही करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसको और क्या कहते हैं सर हम लोग? इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों सर इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं जीएसटी को? वाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स? बिकॉज ये टैक्स हम लोग अपने इनकम करके नहीं देते। मतलब सीधा ऐसा नहीं कि भाई कमाया और सरकार को दे दिया, ऐसा नहीं। इट्स नॉट डायरेक्टली। कस्टमर्स कभी भी अपने, मतलब कोई भी इंडियंस
सरकार को टैक्स देना इतना पसंद नहीं करता। क्यों दे भाई, मेरा इनकम है, सही है ना। तो सरकार ने देखा कि लोगों को टैक्स देने में बड़ा चुभता है, तो क्यों इतना इतना लोगों को अगर चुभता है टैक्स देने में, तो सरकार कैसे चलेगा। तो सरकार ने एक गजब तरीका का सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे वहीं से मैं टैक्स ले लूंगा। तो सरकार भिखारी को भी टैक्स देने में बाध्य करता है। क्या सर भिखारी टैक्स देता है? प्रीतम बहन तथा मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, क्या भिखारी टैक्स देता है? भिखारी मतलब बेकर। है सर। कैसे देता है? हाउ? কোনো भिखारी कैसे খাবার टैक्स কিনে देता है? कोई भी फूड खरीदने के टाइम पे। तो था, तुझे क्या लगता है भिखारी टैक्स देता है? नहीं सर, কিছু কিনতে গেলে তো দিতে হবে। मतलब हाउ, मतलब यू कैन प्रूव इट। স্যার খাবার কিংবা যদি এমনি কোনো মানে প্রতিদিনের জীবনযাপনের জন্য যদি কিছু কিনতে হয় এমার্জেন্সি কিছু, তাহলে সেক্ষেত্রে তো দিতে হবে, দোকান থেকে मतलब কিছু কেনে। हाँ, वेरी गुड सर, मतलब थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते थे। ओके, म्यूट कर ले। इसको बहुत अच्छे तरह से समझा जा सकता है। सपोज मानो कि एक भिखारी ने जाके किसी दुकान से ये से तो ये एक दवाई है, बट ऐसे मानो कि कोई, जैसे कि तुम बताओ, एक साबुन का पैकेट है, ठीक है, या फिर एक भेसलिन ले लो, एक भेसलिन है, ठीक है। अ, ये भेसलिन खरीदने जाएगा, इसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना सर, लिखा रहता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, या फिर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आज के डेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब भिखारी, जो बात आप लोग कह रहे हो वही बात है कि भिखारी जो भी खरीदता है उस पर टैक्स देके ही खरीदता है। तो अल्टीमेटली अगर उस चीज पे आप 10 रुपया देते हो, तो 10 रुपये में से 2 रुपया या 1 रुपीज जो भी उसका टैक्स अमाउंट है, वो सरकार के घर में जमा होता है। और ये चीज अगर भिखारी भी देता है तो वो भी टैक्स का अमाउंट जमा करता है। कंज्यूमर है ना अल्टीमेटली, तो भिखारी भी टैक्स देता है। मतलब चाहे वो बोलेगा भिखारी से भी टैक्स लेता है, हाँ सर, ये एक ऐसा तरीका है कि सबको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने देखा कि पब्लिक डायरेक्टली तो टैक्स दे नहीं रहा है, तो क्यों ना एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला जाए। डायरेक्टली दे देता तो सरकार इतना रूड ना होता जीएसटी रेट को लेके। बट जब देख रहा है कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है और पब्लिक का तो डिमांड का एंड नहीं है, ये बना दो हमारे लिए, वो बना दो हमारे लिए, उसके अंदर करप्शन तो है ही सर, वो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं अभी। नहीं तो बोलेगा सर, वो भी तो आप बोल सकते हो, लेकिन सर वो हमारा टॉपिक नहीं है बात करने का, हम लोग हमेशा मुद्दे पे रहेंगे लेकिन कभी कभी हो जाता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स में से जो जीएसटी एंड कस्टम्स, ओके, कस्टम्स को जीएसटी के अंदर कंप्लीटली लाया नहीं गया अभी भी, कोशिश चल रहा है, बट इट्स वेरी हार्ड, ओके। बट हाँ, फ्यूचर प्लान है गवर्नमेंट का कि हर चीज को जीएसटी के अंदर लाया जाए, हर चीज को। बट फिर भी प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हम लोग अंदर जाके पढ़ेंगे जब जीएसटी के अंदर और झांकेंगे। तो जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सरकार को सबसे ज्यादा अर्निंग होता है। तो डोंट टेक इट वेरी, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, मतलब एकदम नॉर्मल मत समझना इस सब्जेक्ट को। बहुत भारी है, बहुत भारी भरकम है, सरकार का अर्निंग का सबसे बड़ा जरिया है सर। ओके, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट सब सरकार का अर्निंग का सबसे बड़ा एक जरिया है, तो क्यों ना इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा दिलो दिमाग से पढ़ा जाए। और एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स आप लोगों को तो और बढ़िया से होना चाहिए, तो क्योंकि क्लाइंट से जब आप जीएसटी का अकाउंट्स मेंटेन करोगे, जीएसटी के लिए रिटर्न फाइल करोगे, तो वो सब करने का औकात, मतलब जो क्षमता है, वो तो आप लोगों को ही होगा ना। तो क्यों ना चीज को थोड़ा सीरियसली देखा जाए, मतलब आपको इसका इर्द गिर्द हर चीज जानना चाहिए, मतलब रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग यू हैव टू नो। ओके सर। तो लेकिन इसको बात करते हुए हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा डिफरेंस भी देख लेंगे। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, genesis of GST in India, concept of GST, need for GST in India, framework of GST as introduced in India, benefits of GST and constitutional provisions। काफी इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स है। चलो सर धीरे धीरे बात को बढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बार बैकग्राउंड, जैसे मैं ऑलरेडी बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन आप देखो कि मैंने जो बैकग्राउंड आपको स्टोरी से सुना रहा था, अब थोड़ा सा रीड करके देख लो स्टडी मैट से। इन एनी वेलफेयर, in any welfare state, it is the prime responsibility of the government to fulfill the increasing developmental needs of the country। जो मैं आपको कहानी से समझा रहा था, exactly वही चीज। and it is its people by way of public expenditure, सरकार को खर्चा करना है। India being a developing economy has been striving to fulfill the obligations of a welfare state। पब्लिक का वेलफेयर करने में इनको काफी चिंता का मतलब सामना करना पड़ता है। एंड विद इज लिमिटेड रिसोर्स, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्स में इतना सारा लोगों का नीड फुलफिल करना, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिंग लेवी ऑफ टैक्सेस, सरकार का प्राइमरी मतलब जो सोर्स है इनकम का वो टैक्स है। थ्रू द कलेक्शन ऑफ
tax is to augment as much revenue as possible to the government to providing public services. Over the years it has been used as an instrument of fiscal policy. इसको फिस्कल पॉलिसी में यूज किया जाता है. अब किसी के मन में सवाल चल रहा है सर फिस्कल पॉलिसी क्या है, कोई बता सकते हो सर व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? ओके सर, फिस्कल पॉलिसी मतलब सर आप इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझो, सब फाइनेंशियल पॉलिसी. फिस्कल ईयर होता है ना सर, फिस्कल ईयर मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर 2021. वेरी गुड सर. तो जो मतलब जो फिस्कल मतलब होता है आर्थिक, फिस्कल जो वर्ड है इसका मतलब होता है आर्थिक, तो उसको फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं, बट दिस इज आल्सो फेमस वर्ड फिस्कल. ओके, तो भूलना मत, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक मतलब लैंग्वेज है फिस्कल. तो फिस्कल पॉलिसी का एक सबसे बड़ा मतलब हथियार है सरकार के पास कि वो अपने मर्जी से टैक्स को बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो उनके हाथ में है. तो स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, दस taxes are collected to fulfill the socio-economic objective of the government. गवर्नमेंट का जो सोशियो एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए वो जीएसटी को यूज करते हैं एंड टैक्स भी लगाते हैं. तो उसका नीड है, बहुत जोर का नीड है सर, बहुत जोर का. आपको ट्रेन चाहिए, आपको प्लेन चाहिए, आपको प्लेन का ट्रैक चाहिए, आपको प्लेन बनाने का एयरपोर्ट चाहिए, आपको रोड चाहिए, मतलब आपका क्या क्या नीड नहीं है. आप मतलब आप नहीं सर, द होल इंडिया. ठीक है, मतलब इतना बड़ा कंट्री है हमारा, इतना बड़ा कंट्री है, इस इतना बड़ा कंट्री का नीड को फुलफिल करने के लिए काफी पैसा का जरूरत होगा, और वो पैसा आएगा कहाँ से? वही एक जरिया, मतलब वन ऑफ दी, मैंने आपको दिखाया काफी सारा जरिया हो सकता है, बट वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इज टैक्स करेंटली फॉर द गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज टैक्स? टैक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स में भी बात कर दिया, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. ए टैक्स में भी डिफाइंड एज ए pecuniary burden laid upon individuals or property owners to support the government. A payment exacted by the legislative authority, मतलब compulsory exaction of money under any law. compulsory मतलब आपको देना ही पड़ेगा भाई, आप ना नहीं कर सकते. मतलब जिस धरती से खाते हैं उस धरती को वापस देना पड़ेगा. क्या बात समझ में आ रहा है ना? जिस धरती से ले रहे हैं उस धरती को कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, एंड दैट इज कंपलसरी. दया से नहीं कि चलो ठीक है दे देते हैं, ऐसा नहीं. यू हैव टू पे, इट्स अ रूल्स, इट्स अ रेगुलेशंस. तो टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट. ऐसा नहीं किया चलो ठीक है मैंने दान कर दिया, ऐसा नहीं. इट्स अ वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन. इट इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट और डोनेशन, बट एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन यू हैव टू exacted pursuant to legislative authority. In simple words, tax is nothing but money that people have to pay to the government which is used to providing public service. जो पैसा को पब्लिक के सर्विस के लिए यूज किया जाएगा. दिस इज इन सिंपल. ये मैं इनकम टैक्स में भी बोलता हूँ. तो देखो सर, टैक्स तो इनकम टैक्स भी है, टैक्स जीएसटी भी है, तो हर जगह में बोलना चाहिए, तो मैं बता दिया. अब सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एक सिंपल सा ये डिफरेंस मैं क्या बताऊं आपको. ये बहुत ही सिंपल सा या मतलब इसका डिफरेंस है कि अगर पब्लिक, मैं बोल रहा था ना आपको कि अगर पब्लिक डायरेक्टली दे देता टैक्स कि भाई मैं इनकम कर रहा हूं और सरकार को टैक्स दे देते हैं, लेकिन पब्लिक देना पसंद नहीं करता. मैं अपना इनकम क्यों दूं सरकार को? क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? हेलो तथा शिवम, यस सर, मतलब मेरा इनकम है क्यों दूं सरकार को, है ना? तो सरकार डायरेक्ट मतलब पब्लिक डायरेक्टली टैक्स देना पसंद नहीं करता, तो इसलिए सरकार को दूसरा वे आउट ढूंढना पड़ा. तो दैट्स व्हाई direct tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayers and paid directly to the government by the persons on whom it is imposed. A direct tax is one that cannot be shifted by the taxpayer to someone else. मतलब अब आपका टैक्स किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते. A significant direct tax imposed in India is income tax. Indirect tax क्या है? If the taxpayers is just a conduit and it's of every stage the tax incidence is passed on till it finally reaches to the consumer. ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अपना टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया जाता है. ठीक है, किस तरह से अपना टैक्स का बर्डन अब किसी और पे शिफ्ट किया जाता है और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को वो चीज झेलना पड़ता है. दैट्स यही है मतलब खूबी है जीएसटी का कि खुद का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दो. ठीक है, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्सपेयर्स टू समवन एल्स. ओके, दैट्स व्हाई, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं पे करते हो, अपना बर्डन किसी और के साथ, फिर वो अपना बर्डन किसी और के साथ, फिर तीसरा बंदा किसी और के साथ, ऐसा करके अप टू कब तक चलेगा ऐसा बर्डन शिफ्टिंग? बर्डन शिफ्टिंग कब तक चलेगा? जब तक कंज्यूमर के पास ना पहुंचे प्रोडक्ट. तो ये तरीका होता है कि तो ये इनडायरेक्ट वे है ना सरकार के पास टैक्स पहुंचने का. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो आई होप आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का एकदम सिंपल तरीके से समझ में आया कि क्या है. आगे मैं बहुत सारा चीजें बोलने वाला हूं आपको.
ओके ठीक है, ये जरूरी नहीं है करंटली आपके लिए। तो टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पे बड़ा सिंपल सा एक फर्क दिया है, समझ लो सर, बहुत वाइटल होता है आजकल, एमसीक्यू क्वेश्चंस पे पूछता है इस तरह का। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। जैसे इसका एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, थोड़ा वेट कर जाओ। मतलब क्या होता है ना, एक बंदा है मैन्युफैक्चरर, क्या है? एक बंदा है मैन्युफैक्चरर, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका एक एग्जांपल्स है सर, मैं उसी में आऊंगा। यहाँ पर है, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये एक बंदा है मैन्युफैक्चरर, मैं आगे इसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये रिटेलर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। तो हर कोई मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर पे शिफ्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पे शिफ्ट करता है, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर पे शिफ्ट करता है। तो ये तरीका होता है किसका? जीएसटी का, ये इनडायरेक्ट टैक्स का। आई होप समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, दैट्स वाई मैं करेंटली यहाँ पर थोड़ा सा स्किप किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, करेंटली आपको समझना ज़रूरी है। ये तो था बोझा যাচ্ছে प्रीतम। है सर। हाँ सर। तो indirect tax क्या हो गया सर? The person paying the tax to the government collects the same from the ultimate consumer. Thus incidence of the tax is shifted to the other person. Progressive in nature. Direct tax जो है ना सर, ये progressive in nature है. High rates of tax for people having higher ability to pay. टैक्स का रेट भी हाई होता है, और जो लोग टैक्स पे करते हैं उनका एबिलिटी भी हाई होता है। दैट्स वाई प्रोग्रेसिव, मतलब इंसान प्रोग्रेस करता है और प्रोग्रेस पे टैक्स देता है। मतलब आप डेवलप करो और कमाओ, और सरकार बोलते है जितना कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, और इनडायरेक्ट टैक्स ना रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव मतलब ऑल द कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। जैसे कि एक मैगी पैकेट खरीदते हुए अंबानी जो टैक्स पे करेगा, एक बेगर भी वही टैक्स पे करेगा, और हम आप जैसे लोग भी सेम टैक्स पे करेगा। क्या बात सही है कि नहीं है? बाइंग मैगी पैकेट अंबानी जितना टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा, बेगर भी वही जीएसटी पे करेगा? या फिर ऐसा होगा कि नहीं नहीं आप बेगर हो, आप पे जीएसटी नहीं, आप अंबानी हो तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, या फिर आप नॉर्मल हो तो फिर आपके लिए ठीक ठाक है? ऐसा होता है क्या? नहीं, सब बराबर देते हैं। सब बराबर पे देगा, है ना। तो दैट्स वाई ये रिग्रेसिव है, मतलब प्रोग्रेसिव नहीं। सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट्स वाई दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर। याद रखना शिवम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं। क्लियर है ना? ओके सर। अच्छा देखो, इसमें डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं बात करूं तो बर्डन ऑफ टैक्स, देखो ये डायरेक्ट टैक्स में ना, द बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। इसमें जिस बंदे का इनकम है उसको खुद को ही टैक्स बर्डन लेना पड़ेगा, बट बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन इन इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज जीएसटी में क्या होता है कि आप टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। मतलब करेंटली ये, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि एक बंदा मैन्युफैक्चरर था, वो अपना टैक्स का बर्डन डिस्ट्रीब्यूटर पे शिफ्ट कर दिया। एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर था, वो अपना टैक्स का बर्डन रिटेलर पे शिफ्ट कर दिया। और एक बंदा रिटेलर था, वो अपना टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। तो ये शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट ना जीएसटी पे चलता है, इनकम टैक्स पे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, याद रखिएगा। ओके, इमेज भी काफी कुछ बता रहा है। वेरी गुड सर। अब नाउ कम्स टू मेजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब एक ही है करेंटली इन इंडिया, दैट इज इनकम टैक्स। पहले एक होता था वेल्थ टैक्स, अबोलिश हो चुका है। पहले होता था, मतलब जब हम लोग पढ़ाई करते थे सीए का, उस टाइम पे हम लोग पढ़ते थे, सीए में पढ़े थे, एमबीए में भी पढ़े थे। उस टाइम पे ना वो वेल्थ टैक्स हुआ करता था, ठीक है। तो वो वेल्थ टैक्स अभी एबोलिश हो चुका है, वो अभी नहीं है। तो करेंट एक ही डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स सर है, दैट इज इसमें दो इनडायरेक्ट टैक्स रह गया। अभी सरकार कोशिश किया जितना हो सके ना, अलग अलग नाम का टैक्स को हटा दिया। मतलब इसमें क्या हो ना, मतलब बहुत ज्यादा झमेला हो रहा था।
मतलब गुड्स का दाम इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो रहा था, और डिपार्टमेंट में करप्शन तो रहता ही है, तो कंट्रोलिंग बड़ा मुश्किल हो रहा था, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ रहा था। तो करेंटली सिर्फ दो ही इनडायरेक्ट टैक्स रह गया, एक जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। दोनों ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, स्पेशली सीएस में एंड सीएमए में। और फॉर बीकॉम, जो लोग बीकॉम में भी इसको एग्जाम दोगे ना, उनके लिए भी ये वाइटल है, जीएसटी एंड कस्टम्स। तो वो मैं आपको जरूर आगे आगे बताऊंगा कस्टम्स में जब बात होगी, लेकिन करेंटली फुल्ली कंसंट्रेट ऑन जीएसटी बिकॉज जीएसटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स का करेंटली क्या अवेलेबल है कंट्री में वो आपको पता चल गया। डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स। कोशिश ये भी चल रहा था कि कस्टम्स भी हट जाए और सिर्फ एक ही रह जाए, दैट इज जीएसटी, बट वो कोशिश तो नाकाम रह गया सर। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, जब आप लोग धीरे धीरे पूरा का पूरा जीएसटी कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स सीख जाओगे ना, तब पता चलेगा कि क्यों इतना कॉम्प्लिकेशंस है। हम लोग आम जनता समझते नहीं है, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं कितना टैक्स लेता है और फिर आपके घर के सामने रास्ता खराब होता है, आप गाली किसको देते हो? जो भी सरकार है, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल का प्रोजेक्ट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी सोचते हो, अब कोई बोलेगा सर खाता भी कितना है, करप्शन भी कितना करता है। आप इसका मतलब सोचो कि उनको वो चलाते हैं तो थोड़ा बहुत करप्शन तो कर ही लेगा, इंडिया है इतना ऑनेस्टली तो कोई काम करता नहीं है, जिसको मौका मिलता है ले लेता है। इसका मतलब कितना टैक्स कलेक्शन होने पे थोड़ा बहुत करप्शन में भी जाएगा और फिर जाके आपका रोड बनेगा। तो दैट मीन्स टैक्स कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा जितना बनता है। तो एग्जैक्टली इस तरह पे आपको समझना चाहिए कि टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग भी करप्शन करते हैं ना सर, एज ए पब्लिक टैक्स चोरी करने का कोशिश करते हैं, ये भी तो खराब बात है। पब्लिक एट लार्ज बोल रहा हूँ सर, आप या मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब द पब्लिक एट लार्ज, सबको बहुत इंपॉर्टेंस ही है। ओके, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। चलो सर, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में फटाफट देख ले। इट्स अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ऑलरेडी बता दिया आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया भर में। जीएसटी सिर्फ ऐसा नहीं इंडिया में ही लेता है, पूरा दुनिया में लेता है। पहला जीएसटी आया था फ्रांस में, फ्रांस दुनिया को रास्ता दिखाया। फ्रांस वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। आई होप आप लोग समझते हो फ्रांस, दिस इज द फ्रांस। अगर मैं आपको फ्रांस में थोड़ा सा लेके चलूँ, आप समझ सकते हो कि कितना डेवलप है वो कंट्री, और डेवलप के पीछे कितना पैसा का जुगाड़ होने से एक कंट्री फ्रांस जैसा हो सकता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन सर कंट्री को हर चीज़ में डेवलप होना पड़ेगा। पैसा तो चाहिए ही, पैसा किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए पैसा बहुत वाइटल है। ये इतना बड़ा है कंट्री, बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली, इंडिया के सामने काफ़ी छोटा है। अगर मैं फ्रांस का साइज को यहाँ पर ड्रॉ करूँ और उसको इंडिया में लाके खड़ा कर दूँ, आपको समझ में आएगा कि कितना छोटा है ये देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर बाद में इसको इंडिया में लाके छोड़ूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कितना बड़ा है। मतलब इसका साइज इंडिया का कौन सा स्टेट के समान है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, अब जब मैं इसको छोड़ूंगा आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो हमेशा ना बड़ा है तो मतलब कुछ तो करना चाहिए। जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रांस। मतलब ऑब्वियसली इंडिया में भी बहुत अच्छा चीजें हैं, बट तो ओवरऑल जिस तरह से ये लोग मेंटेन करता है अपना सिटी को, अपने पानी को, अपने रिवर्स को, अपने ओशियंस को, दाद देने लायक है सर। अपने टाउन्स को ऐसा लगता है ना कि अभी चले जाए, लेकिन सर क्या है ना, अपने इंडिया में भी हम लोग इसको बना सकते हैं। वो क्या है ना, इंडियंस का मेंटेलिटी ना उस तरह से बना नहीं है, ऐसे पहले था, बट ये क्या है ना सर, मतलब थोड़ा गुलामी का हालत जो बन गया हम लोगों का, मतलब आदतें ऐसे हो गए, गुलामी वाला आदत हो गए। तो अभी लीडर बनना पड़ेगा दुनिया में, तब जाके होगा। ऐसे है, आईफिल टावर भी यहीं पर है। तो दिस इज हाउ अ कंट्री शुड बिल्ड। तो एक कंट्री, इसका काफी रिच हिस्ट्री है, लेकिन इंडिया का हिस्ट्री और इससे भी ज्यादा रिच है। अब चलो सर, मैं आपको इसको इंडिया में जाके पुट करता हूँ, देखते हैं सर ये इंडिया में कहाँ फिट होता है। इंडिया में ये कहाँ फिट होगा, एक सेकेंड। यस, और मैंने चौड़ा किया था, हाँ कुछ इस तरह का था। हार्डली राजस्थान एंड मध्य प्रदेश को मिला के, देख पा रहे हो सर? यस सर।
हार्डली राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला के, इससे ज्यादा तो नहीं है फ्रांस का साइज, इससे ज्यादा नहीं है, काफी छोटा है, काफी छोटा है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि फ्रांस कितना डेवलप है और इंडिया को डेवलप करने के लिए हर चीज में कितना डेवलपमेंट चाहिए। ओके, ठीक है सर। तो रेवेन्यू है, बहुत ही अच्छा एक रेवेन्यू है वर्ल्ड वाइड, हर एक कंट्रीज के पास जीएसटी एक बहुत बड़ा शस्त्र है। शस्त्र समझते हो, शस्त्र मतलब वेपन्स, जिसके थ्रू से गवर्नमेंट अपना काम कर सके, ठीक है। अब सर हमारा नेता भी हम लोग ऐसे चूज करना चाहिए ना, हम लोग तो गलत गलत नेता चूज करते हैं। नेता समझते हो, नेता मतलब जो हमारा लीडर हो, ठीक है, जो सिर्फ एडुकेटेड ही नहीं हो, एडुकेटेड तो होना ही चाहिए, मतलब एडुकेटेड इन द सेंस नॉट बाय डिग्री, आप उनकी बात से समझ सकते हो, उनके तरीके से बात करने के तरीके से, उनके मतलब ये समझना थोड़ा सा सिक्स सेंस एंड नॉलेज पे काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कितना महंगा कपड़ा पहनता है या फिर कितना अच्छा बात करता है, इट्स ऑल डिपेंड्स कि उनका मनसा कैसा है, उसका मेंटेलिटीज कैसा है। हमें भी वैसे लीडर चूज करना चाहिए। हम लोग ना अरे गहरे नेथु कैरे को अपना लीडर बना देते हैं, एमपी एमएलए बना देते हैं, और फिर काम होता नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई इससे अच्छा है वोट ही ना दो किसी साल, मतलब जाओ और नोटा में वोट दे दो और कोई अच्छा लीडर आ जाए, फिर सबको पता चल जाएगा भाई कोई वोट नहीं दे रहा, हम लोगों का करियर खत्म हो गया, तब कोई अच्छा नेता आएगा और गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगा। एक बार ऐसा हो जाए कि पूरा इंडिया किसी को ना चूज करे, और फिर पता चलेगा कि नेता का औकात क्या है। मतलब जो लोग गलत नेताओं का बात कर रहा हूं मैं, अच्छे वाले नहीं सर, अच्छे वाले नेता है बोल के देश अभी भी जिंदा है, नहीं तो हम लोग कब का दूसरा मतलब कोई अटैक करके चाइना हमको उड़ा के लेके चला जाता। ओके सर। तो इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यूज। ये तो मैंने आपको डेटा में ही दिखाया। अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का झोला भरता है ये। झोला समझते हो ना, झोला भर दो झोली मेरी, मतलब ये जो सरकार का झोला भरता है, वो एक्चुअली ये जो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे बंगाल सरकार, बंगाल का सरकार हो, बिहार का सरकार हो, या फिर आप यूपी वाले हो, कहीं पे भी आप चले जाओ, सरकार का जो भी मतलब जिसको बोलते हैं एबिलिटी, औकात कहाँ से आता है? जीएसटी कलेक्शन से। अब जीएसटी नहीं होगा तो सरकार का आधा क्षमता वहीं पर खत्म हो जाएगा। बिजनेसमैन से ही चलता है कंट्री, बातें समझा करो सर। बिजनेस होगा, सेल होगा, जीएसटी कलेक्ट होगा, तब जाके कंट्री अपने आप को बिल्ड कर पाएगा। सो वेरी वाइटल थिंग, चाहे वो बात झारखंड का हो, चाहे बात बिहार का हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडिया होल सब कोई मिला के हो, तो कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस, इट इज लिवाइड ऑन कमोडिटीज, प्रोडक्ट पे लगता है at the time of supply or manufacture or purchase or sale or import or export, therefore hence it is also known as commodity taxation. So it is also levied on supply of service, service पे भी लगाया जाता है, that's why GST, goods and service tax. अच्छा, बार्डन शिफ्ट होता है यहाँ पर, शिफ्टिंग ऑफ बार्डन है ना, देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, जीएसटी पेड बाय द supplier of the goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of the commodity. ये शिफ्टिंग ऑफ बार्डन ना एग्जांपल के थ्रू से समझने से ज्यादा अच्छा रहेगा। वेट, हाँ मैं बात करूंगा इस पे। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, मतलब डायरेक्ट पिंच मतलब जैसे इनकम टैक्स में डायरेक्ट पिंच होता है ना, कि सरकार का कहना है अगर आप 12 लाख इनकम करते हो तो सरकार को टैक्स जमा करो। हेलो सर, बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट पिंच कब लगता है? जब सरकार आपके इनकम के ऊपर आपसे टैक्स टैक्स मांगता है, तो वो डायरेक्ट पिंच हो गया ना। पिंच मतलब क्या? चूटी काटना। हाँ, कि जैसे ही आप 12 लाख 15 लाख कमाने चालू कर दिया, सरकार भी आपके पीछे पड़ गया, भाई 15 लाख कमाया सरकार को दो। सर 15 लाख इनकम पे सरकार कितना टैक्स लेगा आपसे? कैलकुलेट करो। 15 लाख इनकम पे सरकार कितना टैक्स लेगा? शिवम कैलकुलेट करो। प्रीतम, चौथा करते सबको बोल रहा हूं, एनुअल इनकम सर। कर रहे हो? सर मान ले रहा हूं कि आप बिलो 60 हो, ठीक है, मतलब जब कुछ नहीं 2 बोलेगा लाख बिलो 2,10,500 नहीं 2,62,500 अप टू 2 लाख, अप टू 2.5, मतलब 2,50,000 एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 to 5 lakh at the rate of
5%, that is 12,500. Greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%. 2,73,000। एक सेकेंड मैं देख रहा हूँ, शिवम ने मुझे बताया 2 लाख। शिवम कितना बोला? 2,62,000। Okay, greater than 10 lakh at the rate of 30%, that means up to 15 lakh, that is 5 lakh पे 30%। हाँ, मतलब 10 लाख से 15 का 1.5 लाख। ओके, वेरी गुड सर। 1,50,000, तो 1 lakh, 2,50,000 एंड 2,62,500, 2,62,500। और सर सेस लगा क्या? नहीं, हाँ 4% 4% एजुकेशन से। एडू एंड हेल्थ सेस 4%, कितना हो जाएगा? 10,500। 10,500। तो 2,72,500। 73 हाँ हाँ सर 73। 2,73,500 नहीं ना? हाँ हाँ 2,73 पूरा। ओके, 2,73,000 पूरा पूरी। ओके, मैं ऊपर लिखता हूँ 2,73,000 कंप्लीटली। अगर कोई बंदा 15 लाख कमाता है सालाना, सरकार उसको बोलता है कि मुझे 2,73,000 का टैक्स पे करो। डिडक्शंस वगैरह को मैं थोड़ा छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप बोलो कि कौन बंदा देने के लिए रेडी रहेगा कि भाई 15 लाख कमाए तो 2,73,000 सरकार को दे देगा? कौन देगा बोलो? हाँ, वो अलग बात कि वो देगा नहीं, क्योंकि कुछ छूट भी है, वो छूट ले लेगा, वो सब तो बाद में चर्चा करेंगे। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं आपसे, कोई नहीं देना चाहेगा। तो ये डायरेक्ट पिंच है ना इंसान पे कि भाई 15 लाख कमा रहा है, 2,73,000 मुझे दे दे, कोई नहीं देगा। दिस इज डायरेक्ट पिंच। तो ये डायरेक्ट पिंच ना लगे, ये डायरेक्ट जो चुटकी ठीक है, चुटकी जो काटा, तो ये चुटकी काटने वाला कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए वो इनडायरेक्ट टैक्स लाया। और प्रोडक्ट का दाम देने के टाइम पे उसको पता ही नहीं चलता। कॉमोडिटी टैक्स जब वो देता है, मतलब सपोज एक मैगी पैकेट ही खरीदने गया बंदा, एक मैगी पैकेट ही खरीदने जाता है, या फिर एक डेटॉल साबुन खरीदने जाता है, एक मैगी का पैकेट खरीदने गया, ठीक है। इसमें 12 रुपया है, इसका 13 रुपया दाम है, 12 या 13 रुपीज। 13 रुपीज पे ये टैक्स दे देता है। इसको नहीं पता है कि इसका, इसमें वो टैक्स दे रहा है बोल के, पब्लिक को पता नहीं है। वो ज्यादा दाम दे, उसको पता क्या है वो मैगी का यही दाम है, लेकिन इसके ऊपर सरकार दाम लगा के ही तुमको बोल रहा है, टैक्स लेके ही वो बोल रहा है। मतलब कंपनी जो है नेस्ले का प्रॉफिट तो इसके अंदर है ही, और साथ में सरकार का, पब्लिक गवर्नमेंट का टैक्स भी है। अब पब्लिक को क्या है, वो तो ठीक है, ये तो इसका दाम ही है, ठीक है। मतलब चाहे वो मैगी पैकेट लेने जाए या फिर एक नूडल्स का ये डेटोल का साबुन लेने जाए, वॉटेवर जो भी डेली नेसेसिटीज चीजें हैं। तो सरकार को एक गजब, मतलब ये तरीका बहुत सच्चा है ना, कि भाई पब्लिक को महसूस ना होने दो कि हम उससे टैक्स ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सर? बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिस इज द नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। ओके, इन्फ्लेशनरी टैक्स इंपोज करने से सर चीजों का दाम बढ़ता है, एकदम बढ़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद, वेट करो, कि टैक्स लगा के चीज का दाम कैसे बढ़ा। ऐसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। हाँ, बांग्लाते আমরা বলি এটাকে मूल्य वृद्धि, मतलब बंगालीज में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मूल्य वृद्धि, मतलब चीजों का दाम बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या है? महंगाई हो रहा है। तो टैक्स imposed on commodities and services causes on an all round price spiral, मतलब चारों तरफ से ये प्रोडक्ट का दाम को बढ़ाते हैं। in other words, indirect taxation directly affects the prices of commodities and services, leads to inflationary trend। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, चीजों का दाम ये बढ़ाएगा सर, लेकिन कोई उपाय नहीं है। पब्लिक तो ना समझ के ही दाम दे देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब इन जनरल। बट कभी कभी जब चुभता है ना, तब चिल्लाता भी है, भाई इतना टैक्स बढ़ा दिया। हाँ, फिर सरकार भी गिर जाता है ये सब हुआ है पास्ट में, सरकार गिर गया है टैक्स। प्याज पे, प्याज का दाम बढ़ गया था आई थिंक ये 80s के टाइम पर का बात होगा। प्याज का दाम बढ़ने से सरकार गिर गया था, ऐसा हुआ, ऐसा केस हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो तो आप इस तरह का चीजों को एकदम नजरअंदाज ना करना। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है इन्फ्लेशनरी वाइडर टैक्स बेस। हाँ सर, ये भी जीएसटी का एक बड़ा अच्छा फीचर्स है कि टैक्स बेस काफी वाइडर है। अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ वाइड टैक्स बेस, बिकॉज बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा सर्विसेज है सब्जेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस विद लो थ्रेशोल्ड। मतलब थोड़ा बहुत टैक्स लगाओ, और इतना सारा प्रोडक्ट है, लोगों का खरीदने का चीजों का अभाव नहीं है, लोगों को सर्विस लेने का कमती नहीं है।
तो कितना जगह है, तो वाइडर है, बहुत बड़ा। इसीलिए सरकार ना इनडायरेक्ट टैक्स को ना एकदम वो जैसे बोलते हैं ना, वो बर्ड्स आई लगा के बैठते हैं, बात जैसे आसमान से देखते हैं कि सरकार भी देखता रहता है भाई कौन सा सर्विस न्यू आ रहा है। जैसे पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता था, ई कॉमर्स, अरे भाई फ्लिपकार्ट अमेजन टाइप का। अब आजकल ये वाला एक नया कंसेप्ट आ गया, फ्लिपकार्ट अमेजन वाला, मिंत्रा वाला। तो स्टार्टिंग में ये लोग तो फिर भी बड़े बड़े कंपनीज है, फ्लिपकार्ट अमेजन टाइप ऑफ कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज है, ठीक है। जैसे मानो कि ये एक जूता है, ठीक है, ये जूता का दाम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा रहता है इसमें, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोल के सारा का सारा लिखा रहता है। ये देखो कॉम्बो पैक, यहाँ पर 30 डे रिटर्न लिख नहीं रहा है, लिखा रहता है इधर जीएसटी इंक्लूडिंग, इस तरह से लिखा रहता है नॉर्मली। पेमेंट जो खरीदते हैं ना, पेमेंट करने के टाइम पे आता है उस टाइम। हाँ हाँ सर, पेमेंट करने के टाइम पे आता है, कोई बात नहीं, बट इसमें तो जीएसटी रेट लगा के ही दे रहा है ये जीएसटी के साथ ही दिया है दाम, वो बाद में दिक्कत ना हो इसलिए। तो जो भी हो, तो फ्लिपकार्ट वाला जूता बेच रहा है, इसके बदले उसको भी एक सर्विस टैक्स एंड जीएसटी रेट जो है उनको देना पड़ता है। लेकिन पहले पहले ना ये ऑनलाइन वाले को ना वो गवर्नमेंट समझ नहीं पाता था अभी किस तरह से बेच रहा है। स्टार्टिंग में ये लोग भी थोड़ा बहुत बच गया, लेकिन अभी इनको भी नहीं छोड़ेगा। और कोई भी न्यू ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो उनको भी सरकार नहीं छोड़ता है। वो अलग बात की एक लिमिटेशंस है जीएसटी रजिस्टर करने में, मतलब हर कोई न्यू बिजनेसमैन है उसको जीएसटी देना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है। लिमिटेशंस है, टर्नओवर का लिमिटेशंस है, वो स्टेट टू स्टेट भी डिफर करता है। कुछ स्टेट है स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट है, उनके लिए भी अलग है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा ये सब चीज़ें। तो वेट करते रहो सर। जानने का वो तो एक कहावत है, बोलते कि जानार कोनो शेष नहीं, जानार चेष्टा वृथा ताई। तो ऐसा नहीं है, जानना भी है और वृथा कुछ भी नहीं है। वृथा मतलब समझते हो, बेकार कुछ भी नहीं होता दुनिया में, कब क्या चीज़ काम आ जाए। तो वाइडर टैक्स बेस प्रोमोट सोशल वेलफेयर, अगर कंट्री को डेवलप करना है, सोशल लेवल पे डेवलपमेंट लाना है तो ऑब्वियसली तो हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। हाँ ये भी गवर्नमेंट करता है, जैसे सिगरेट पे, लिकर पे, लिकर समझते हो, दारू, जिसको हम लोग बोलते हैं ना दारू, दवा दारू, तो उसमें भी टैक्स लगाते हैं। और सिगरेट पे तो काफी हाईफाई टैक्स लगाते हैं, सिन गुड्स बोलते हैं, पापी गुड्स, गुड्स गुड्स ही पापी गुड्स है। तो लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, पीते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, जो भी है। सच एज, मतलब बंगालीज तो हर चीज खाता है, तो मैं खाता ही बोल देता हूँ। सच एज अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, tobacco products, etc. This not only checks their consumption but also enables the state to collect substantial revenues. ये सब प्रोडक्ट को गवर्नमेंट बैन नहीं करता, गवर्नमेंट बड़ा चालाक है, जिसको खाना है खाने दो, हमको तो टैक्स मिलेगा। फैक्ट्री क्यों नहीं बंद कर देता, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देता है। अब थिएटर में मूवीज देखने जाओ, तंबाकू पीने से फेफड़ा खराब हो जाता है, फिर फेफड़ा का एक ऐसा इमेज दिखाएगा तुम्हारे आंखों के सामने कि देखने लायक नहीं है। अरे भाई बंद क्यों कर देता फैक्ट्रीज को, नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्लास्टिक इतना खराब है सोसाइटीज के लिए, प्लास्टिक बैन क्यों नहीं कर देता, मतलब बैन मतलब फैक्ट्री को बंद कर दो ना, नहीं करेगा। बोलेगा जो प्लास्टिक यूज करेगा हम उससे 50 रुपीज करके पेनल्टी लेंगे, स्पॉट फाइन 500 करेंगे, प्लेस टू प्लेस। अब क्या मजाक चल रहा है, आपको अगर इतना प्रॉब्लम है तो आप बैन क्यों नहीं कर देते, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, लेकिन नहीं करेगा सर। क्यों, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सरकार को इनकम है। एक तो पब्लिक को पता है कि ये पब्लिक जो है ना, मतलब गवर्नमेंट को पता है पब्लिक जो है ये भुलक्कड़ है। कैसा भुलक्कड़, ये घर से निकलेगा सामान लाने, बैग लेके नहीं निकलेगा, मतलब वो जो नॉर्मली हम लोग का बैग होता है ना बाजार निकलने वाला मार्केट का, वो बैग लेके नॉर्मली इंसान नहीं निकलता है। और दुकान में जाके 2 किलो आलू, मैं भी करता हूँ, 2 किलो आलू, 5 किलो प्याज, जो भी चाहिए उसको, 1 किलो टमाटर ले लिया। फिर दुकानदार बोलते हैं दादा बैग। फिर हम लोग बोलते हैं तो प्लास्टिक में दे दो ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो था। हाँ सर। अब अल्टीमेटली फिर उसी प्लास्टिक को लाके गड्ढे में डाल देता, जो घर के सामने से नाला जा रहा है उसमें डाल देता। और फिर बारिश के टाइम पे वहां पर क्या होता है, पानी जम जाता है, इतना सारा लोगों का प्लास्टिक, स्पेशली इन सिटीज। फिर ड्रेन क्लियर नहीं है, और फिर उसी ड्रेन का जो अनक्लियर्ड पानी है उसी में चल के आना जाना। और फिर किसको गाली, म्यूनिसिपैलिटीज को, ये लोग बेकार है, काम नहीं करता, साफ नहीं करता। अरे पब्लिक कभी खुद को भी दोष दिया करो कि हम लोग भी अपना जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, कि कम से कम प्लास्टिक को गड्ढे में नहीं डालना चाहिए था,
लेकिन हम लोग करते हैं ना, कोलकाता में इसीलिए पानी जमता है ऐसे ही थोड़ा लो लैंड है, गंजेस के पास है, बहुत लो लैंड है कलकत्ता। लेकिन उसका मेन प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, एक तो कंक्रीटाइज्ड है, ऊपर से ड्रेन जो है छोटा मोटा जहां पर भी, उसमें भी हम लोग प्लास्टिक घुसा देते हैं। और सरकार भी गजब है, करो भाई प्लास्टिक यूज, कभी कभी मर्जी हुआ तो पुलिस लगा के एकदम चारों तरफ प्लास्टिक, हाथ में देखते ही 500 का फाइन, 200 का फाइन। फाइन से भी लूट लो और टैक्स से भी लूट लो, वो अलग बात, लेकिन पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन अल्टीमेटली सरकार को पैसा चाहिए, और वो सेम प्रोडक्ट यूज करने में मना नहीं करेगा, एडवर्टाइजमेंट में गलत चीजें दिखाएंगे और फिर आपसे पैसा लेके वो वेलफेयर करेगा। ठीक है, करने दो, बिकॉज नशाड़ी अपना नशा बंद नहीं करता, गंजेड़ी अपना गंजा पीना बंद नहीं करता, सरकार को पता है नहीं करेगा। गजब कैरेक्टर है सर मतलब गवर्नमेंट भी ना लोगों का साइकोलॉजी को लेके खेलता है। ओके, अच्छा ये रिग्रेसिव इन नेचर है। अब ये पॉइंट मैं पहले भी बोल रहा था कि रिग्रेसिव है। क्यों रिग्रेसिव है? प्रोग्रेस मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार और भी टैक्स मांग रहा है। 15 लाख पे जो टैक्स दोगे, ऑब्वियसली 10 लाख पे उससे कम टैक्स दोगे ना, इनकम टैक्स का बात कर रहा हूँ। अगर आपका इनकम 10 लाख है और अगर आपका इनकम 15 लाख है, तो 15 लाख पे ज्यादा टैक्स या 10 लाख पे ज्यादा टैक्स? हेलो, 15 लाख पे ज्यादा टैक्स। 15 लाख सर। तो फिर इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का था, लेकिन ये रिग्रेसिव है। मतलब इसका कुछ खेल ऐसा है कि generally the indirect taxes are regressive in nature. The rich and the poor have to pay the same rate of indirect taxes on certain commodities of mass consumption. This may further increase in income disparities between the rich and the poor. मतलब रिच के लिए भी जो पोर के लिए भी हो, मतलब ये तो डिस्पैरिटी हो गया ना। वो अंबानी है, वो दे सकता है 28% टैक्स, उनका घर में बिजनेस है। वैसे मैं ऐसे देखता हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज का बात है, ठीक है, स्पेशली इन आवर स्टेट बेंगल में। আমাদের বাড়িতে কি বিজনেস আছে, এত টাকা কোথা থেকে আসবে, काइंड ऑफ, ठीक है मतलब ये डिस्पैरिटी है कि भाई कोई भी चीज खरीदने जाओ, मतलब या फिर बच्चा पूछ ले कि पापा मुझे वो वाला चाहिए, तो प्रोडक्ट तो ठीक था लेकिन उसमें 28% का जीएसटी लगा हुआ है। फिर उसको अपने में गुस्सा आता है। मतलब जो बिजनेसमैन फैमिलीज होते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं कलकत्ता में या फिर कोई भी सिटी में, टाउन्स में, मतलब हाँ दे हैव मनी, तो दे डोंट, मतलब दे डोंट गेट पिंच टू पे 28% टैक्स। बट फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज दिस रियली इट्स ट्रू कि 100 रुपये की चीज में 28 रुपये का टैक्स देने में उनको बहुत चुभेगा। तो समहाउ इसका एक डिस्पैरिटीज भी है। तो सर हम लोगों को अच्छा बुरा हर चीज पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी है मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं रियल लाइफ में फेल करता हूँ, क्या मेरा फीलिंग सही है कि गलत है? ये जो भी मैंने स्टडीज किया, मतलब जो भी मैं देखा, क्या मैंने सही देखा? तो था व्हाट डू यू थिंक, मैंने जो अभी बोला, अभी वाला बोला, वो सही बोला कि गलत बोला? हाँ सर, ठीक है। ठीक ही जाइए मैंने ऐसा नहीं कि मानना पड़ेगा, बट जो भी मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, वही वाला चीज गवर्नमेंट का साइकोलॉजी, पब्लिक का साइकोलॉजी, और उसके ऊपर डिपेंड करके जीएसटी का खेल, सारा का सारा कहीं ना कहीं जगह पे मैच होता है। अब सर और वाइटल, धीरे धीरे गहराई में जा रहे हैं, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जेनेसिस मतलब क्या जेनेटिक मैटर काम कर गया भाई? इससे पहले क्या था, फिर कब से आ गया, क्यों आ गया, इससे पहले क्यों नहीं आ रहा था, और किस, मतलब कौन ला रहा है, काइंड ऑफ। तो एक बार देख लो, जीएसटी इससे पहले फ्रांस में तो काफी पहले निकल गया था, तो लेकिन जीएसटी आने के बाद स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज में पहले आ गया था। इंडिया भी कोशिश कर रहा था कि बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन नहीं, एक सिंपलीफाइड टैक्स लाओ। जीएसटी आने से पहले आप लोग एक टैगलाइन भी देखते होंगे, वन नेशन वन टैक्स, देखे हो? जीएसटी मार्केट पे लॉन्च होने से पहले, जब 2017 फर्स्ट जुलाई पे जीएसटी आया, उससे पहले हर जगह में, टीवी में, पेपर में ऐड आता था कि नहीं आता था कि जीएसटी, दी वन नेशन वन टैक्स। ऐड देखे हो ऐसा प्रीतम, तथा देखे हो शिवम? हाँ सर। In the year 2000, the then Prime Minister mooted the concept. 2000 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इस मैटर को उठाया था, आवाज को अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस टाइम पे। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस मैटर पे बात किया था एंड सेट अप द कमिटी। फर्स्ट टाइम कोई कमिटी बनाया जीएसटी के लिए। ऑब्वियसली विजनरी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं दिल से मानता हूँ। पार्टी का बात नहीं है यहाँ पर कि सर आप बीजेपी करते हो, नॉट लाइक दैट। मतलब अगर कोई अच्छा इंसान है, कोई अच्छा विजनरी है, तो उन पे बात करना चाहिए।
तो अटल जी के टाइम पे जीएसटी का फर्स्ट कमिटी बना था, तो जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। इन 2003 द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स ऑन फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट which in 2004 strongly recommended fully integrated GST on national basis। 2004 में डिसाइड हो गया था कि जीएसटी आ जाए, बट अगेन एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। सर पॉलिटिक्स बात करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, आप लोग काफी बड़े हो और जीएसटी लेवल पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स तो आएगा। सर अपने पार्लियामेंट में 2 सदन होता है, पार्लियामेंट में 2 सदन होता है, सदन समझते हो, 2 हाउस होता है पार्लियामेंट का, एक अपर लोअर हाउस हाउस और एक अपर हाउस। और लोअर हाउस। सर अपर हाउस क्या है और लोअर हाउस क्या है? अपर हाउस लोकसभा मतलब लोअर, लोअर। हाँ हाँ वेरी गुड, राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। अब अपर लोअर का मतलब नहीं कि वो ज्यादा बड़ा है ये छोटा है, सबसे मेन तो लोकसभा ही है, क्योंकि जो हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं जो एमपी होते हैं, और राज्यसभा में जो वहां पे चुने हुए लोग जिनको राज्यसभा में भेजते हैं, उनका जो चुना हुआ एजेंट है, और उसको मिलके बनता है एक पूरा ओवरऑल पार्लियामेंट। अब ये दोनों सभा में ना बिल पास होना जरूरत होता है, मतलब जो बिल बने, एक्ट बने, दोनों सदन में पास होना जरूरी होता है। पार्लियामेंट में जो दोनों सदन होते हैं, दैट इज राज्यसभा एंड एज वेल एज लोकसभा। प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट था, वाजपेयी गवर्नमेंट जो था, वो गवर्नमेंट बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, वो एनडीए का गवर्नमेंट था, मतलब जो मिली जुली सरकार का गवर्नमेंट था। मतलब बीजेपी एंड अलायंस, बीजेपी सपोर्टेड अलायंस। इंडिया में मेनली 2 पार्टी चलता है नेशनल लेवल पे, एक है यूपीए दैट इज कांग्रेस एंड सपोर्टेड पार्टीज, और एक होता है बीजेपी एंड उसके सपोर्टेड पार्टीज। अब उस टाइम पे भी ना, ये बहुत दिन बाद, इंडिपेंडेंस के बाद तो कांग्रेस ने ही काफी दिनों तक चलाया, बट उसके बाद सर इंडिया के अंदर ना, स्पेशली आफ्टर 70s, इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना था। 2000 में भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं था, वो भी एनडीए था। और क्योंकि सपोर्टेड गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, खिचड़ी सरकार में, कि देश के लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, जो टोटल वोट काउंटिंग चाहिए, जो टोटल मेजोरिटी चाहिए, वो होता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी ना कोई बैकआउट कर जाएगा। अब वही प्रॉब्लम वहां पर भी हुआ था, तो जीएसटी को वो कैसे भी करके पास नहीं कर पा रहा था, मतलब बात करना ही मुश्किल हो रहा था। स्टेट के साथ प्रॉब्लम, काफी सारा मुद्दा है, मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा केस स्टडीज में। सब्सिक्वेंटली द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद श्री पी चिदम्बरम, अब इंडिया का टाइम चला गया, उसके बाद वोट हुआ 2005 में, आई थिंक 4 या 5 के एंड पे, और कांग्रेस का, मतलब कांग्रेस नहीं, यूपीए का सरकार बना, और फिर यूनियन बजट हुआ 2006-7 में, और तब का पी चिदम्बरम, उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर, अनाउंस दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम April 1, 2010। Since then, GST missed several deadlines and continued to be shrouded by the clouds and uncertainty। बहुत कोशिशें चल रहा था, बट हुआ नहीं सर, चिदम्बरम के टाइम पे भी नहीं हुआ। एंड देखो सर, मैं जो बात कर रहा था वो अल्टीमेटली यहाँ पर बोल दिया। द टॉक्स of usering in GST however gained a momentum in the year 2014 because 2014 में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के इंडिया के पास कि ऐसा सरकार आया जो सरकार अकेला एक सरकार को बनाए, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म किया, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट। अब वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट एक ऐसा सरकार आया जो सरकार एटलीस्ट कुछ खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, पास तो कर सकता है। मिली जुली सरकार में कोई भी बिल एक्ट पास करना नामुमकिन है इंडिया में। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट हो, मतलब जो एक ही पार्टी का सरकार हो, तो वो अच्छा करे बुरा करे बट पास कर सकता है। जैसे इस बार कुछ ऐसे चीजें हुआ सर, जैसे कि 370 जो कश्मीर पे, जो कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया। हाँ, एक कंट्री है फालतू में, पाकिस्तान और चाइना तंग करके रखता है, तो क्यों ना कश्मीर पे फुल कंट्रोल लिया जाए, और क्यों ना ले, हमेशा से इंडिया का है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है 370 को हटाना, ठीक है, कि भाई कश्मीर पे कोई स्पेशल स्टेटस नहीं, वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो उसके लिए स्पेशल स्टेटस होना नहीं चाहिए। और स्पेशल स्टेटस के कारण उधर पाकिस्तान भी फालतू में झमेला करता है, हमारा हमारा करता रहता है, जहां पर भी किसी भी एंगल से उसका कभी भी नहीं था, वो पाकिस्तान खुद ही खुद का नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो एग्जैक्टली तो, और चाइना तो ऊपर से और एक वो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करके, तो इस तरह का जो डिसीजंस कि हाँ भाई मुझे कश्मीर को कंट्रोल में फुल्ली लेना है, तो इस तरह का डिसीजन अगर एक मेजोरिटी सरकार होगा तो ही ले सकता है। अब चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो या फिर बीजेपी का, बट एक सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं।
हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, मैं सही हूँ ऐसा बात नहीं है, बट मैंने देखा कि जो भी होता है एक पार्टी के गवर्नमेंट में ही होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी 2014 में when the India government tabled the constitutions, 2014 the GST in the parliament on 19th December 2014, the Lok Sabha passed the bill on 6th May 2015 and Rajya Sabha on 3rd August 2016. Subsequent to ratification of the bill by more than 50% of the states, constitutions 122nd amendment bill 2014 received the assent of the president on 8 September. अब कोई भी बिल को पास होने के लिए ना प्रेसिडेंट का मतलब ओपिनियन बहुत जरूरी होता है 2016 and became the constitution and 101st amendment act 2016 में which paved the way for introduction of GST in India. And in the following year on 27 March 2017 the central GST legislation, that is central goods and service tax bill and integrated goods and service tax bill and आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, were introduced in Lok Sabha. Lok Sabha passed this bill on 29 March 2017 and will receive the president assent on 12th April 2017. हर एक डेट इंपॉर्टेंट है सर. The bills were enacted. The enactment of this central act was followed by the enactment of the state GST laws by various state legislatures, that is Telangana, Rajasthan, Chhattisgarh, Punjab, Goa, Bihar were among the first जहां पर फर्स्ट टाइम जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया. बंगाल में काफी बाद में आया क्योंकि वो क्या है ना, जानते हो आप लोग दीदी के साथ मोदी का जो झमेला चलता रहता है हमेशा. तो वंस पास देयर रेस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी लॉज भी पास किया बाय 30th June 2017 and all states and union territories have passed their respective SGST and UTGST. यूनियन टेरिटरीज के लिए यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे नहीं हुआ था, फिर बाद में विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2017 the historic indirect tax reform GST was introduced and GST law was extended to Jammu and Kashmir on 8 July 2017. 1 जुलाई को पूरा भारत में और सेम साल में 7 दिन बाद पूरा कश्मीर पे भी लग गया. इससे पहले क्या होता था ना, बहुत सारा केस में कश्मीर को छूट मिल जाता था, स्पेशल स्टेटस. अरे क्या स्पेशल स्टेटस, सेम मिट्टी के हैं तो फिर क्यों बाद में स्पेशल स्टेटस, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस मतलब रिलीजियस रीजन दिखा के झमेला करना, ये कोई मतलब नहीं होता मॉडर्न डेज पे. ठीक है, तो अच्छा है सर. तो यहाँ पर पूरा रूट दिखाया गया, होल रूट ऑफ जीएसटी. बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी डिसीजन है. कांग्रेस ने भी मतलब पहले बीजेपी सरकार के टाइम पे ही मतलब इंडिया गवर्नमेंट के टाइम पे वाजपेयी जी ने बात को उठाया था, फिर चिदम्बरम जी कांग्रेस के टाइम पे कोशिश किया था, फिर अल्टीमेटली मोदी जी आने के बाद ये जीएसटी लॉ अल्टीमेटली आया. वो अलग बात कि मोदी जी के टाइम पे आया. अब कोई बोलेगा सर मोदी जी लाया, ऐसा बात नहीं है, लाना ही था, लेकिन 2000 से 2017 साल लग गया. समझ रहे हो ना सर, एक सरकार होने का इम्पोर्टेंस. हाँ बोलो बोलो सर बोलो. शुरू किया था, इसलिए मोदी जी ने पूरा कर दिया बीजेपी बराबर. हाँ बोलो. हमने जिसने शुरू किया था उसी ने खत्म कर दिया, बीजेपी ने तो शुरू किया था. हाँ हाँ बोल सकते हो लेकिन एक्चुअली मोदी जी नहीं कर सकता था अगर मिली जुली सरकार होता. मतलब सीरियसली मैं ऐसा मानता हूँ, अगर वो मिली जुली सरकार नहीं हुआ ना, वो मोदी मतलब बीजेपी को एकदम कंप्लीट ये मिला था, जितना सारा मेजोरिटी सीट मिला था, तो वन मतलब वो संख्या गरिष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैजिक फिगर में वो गवर्नमेंट फॉर्म किया था, तभी वो कर पाया. अगर वहां पर भी शायद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते सपोर्टेड लेके, बट तब भी नहीं बनता, तब भी जीएसटी नहीं बनता. और 2017 का 2027 में भी जीएसटी नहीं आता. आई होप समझ रहे हो. तो यहाँ पर जो भी मैं जर्नी अभी से तुमको बता रहा था उसको पूरा का पूरा ना एकदम बता के रखा है. 2000 से किस तरह से धीरे धीरे 2000 से 2006, फिर 2014, फिर 2016, फिर सितंबर 16, फिर मार्च 2017, फिर अप्रैल 2017, फिर मई एंड देन जून एंड फिर जुलाई में तो मार्केट में आ गया था. 1 जुलाई जीएसटी लॉन्च्ड, 8 जुलाई को पूरा का पूरा इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर. अभी तो कश्मीर बोल के कुछ नहीं है स्टेट का, अभी तो एक है जम्मू और दूसरा है लद्दाख. ओके समझ में आ गया सर. अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी पूरा बात करते हैं, पूरा बैकग्राउंड समझ गए, फीचर्स भी समझ गए. बिफोर वी प्रोसीड विद द फाइनल नॉनसेंस ऑफ द কথা জিজ্ঞেস করব. বলো क्वेश्चंस करो. यस স্যার বলছি জিএসটিটা যখন প্রথম আনা হয় ইমপ্লিমেন্ট করার সময় তখন এটা পার্লামেন্টে মনিটারি বিল হিসেবে প্রডিউস করা হয়েছিল. মনিটারি বিল হিসেবে প্রডিউস করা হয়েছিল. আমি স্যার পড়েছিলাম চাকরি পড়াতে.
এরকম কিছু না, একটা বিল পাস হয়েছিল, ঠিক আছে 2000-এ, যখন পার্লামেন্টেই দেখে না, এখানেই পুরো ব্যাপারটা বলেছে যা কিছু বলার। এরকম আমার এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না, বাট আমি দেখে নেবো যদি এরকম কিছু থাকে। মনিটারি বিল হিসেবে ফার্স্ট টাইম এসেছিল কিনা জানি না, বাট जीएसटी बिल हिसेबे एसছিল, बिकॉज कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जीएसटी के नाम पे ही था। कॉन्सेप्ट जो था वो जीएसटी के नाम पे ही था। मे बी हो सकता है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा बाबू। ओके था मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई मतलब नेम यूज हुआ था कि नहीं हुआ था। না অ্যাকচুয়ালি স্যার তো ওখানে বলেছিল যে মানে অন্য নর্মাল বিল যেমন পাস করতে গেলে দুটো জায়গাতে মেজরিটিতে পাস করাতে হয়, মানে উপরে এবং নিচে, রাজ্যসভা এবং লোকসভা। কিন্তু হ্যাঁ মনিটারি বিল যে মানে যে কোনো বিল যদি নর্মাল কোনো বিল পাস করাতে হয়, তাহলে সেটা লোকসভা রাজ্যসভা দুটোতেই সমানভাবে পাস করাতে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে, মানে 50%-এর বেশি হ্যাঁ নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু সেটা হচ্ছিল না বলে মনিটারি বিল হিসেবে করানো হয়েছিল। মনিটারি বিল শুধুমাত্র লোকসভাতে পাস করলেই পার্লামেন্ট অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দেয়, মানে রাষ্ট্রপতি হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট অ্যাপ্রুভাল পেয়ে যায়। হ্যাঁ, তাই জন্য মনিটারি বিল হিসেবে করা হয়েছিল লাস্ট টাইম যখন হয় এটা। अच्छा अच्छा, এটা এটা অবশ্য না না, পরে দুটো সভাতেই পাস হয়েছিল। बाद में इसको दोनों सभा से ही इसको ये मिला है, दोनों सभा से ही मिला, राज्यसभा से भी मिला और लोकसभा से भी मिला। ठीक है, আচ্ছা স্যার। बाद में जीएसटी को दोनों सभा से ही छूट मिला। ये देखो ना, यहाँ पर बोला है द कॉन्स्टिट्यूशंस फर्स्ट अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ठीक है, 122nd अमेंडमेंट बिल and announcement by the union finance minister during the budget of 2006-07 that GST would introduced from April, ये चिदम्बरम ने बोला था। उसके बाद बिल को 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया, एंड फिर अगस्त में द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड एक्ट, उसके बाद 16 में, एंड सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ, एंड मार्च 17 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड 4 तरह का जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेल्स बिल। ओके, एंड उसके बाद अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेल्स एक्ट पास हुआ, एंड आफ्टर दैट 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड ऑल द रूल्स ऑफ जीएसटी, एंड फिर 30th जून 2017 में ऑल द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर एसजीएसटी एक्ट, एंड 1 जुलाई में जीएसटी लॉन्च हो गया, एंड फिर 8 जुलाई को एसजीएसटी एक्ट पास्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड दी टू एक्सटेंड जीएसटी टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसके बाद जीएसटी का जर्नी चालू हुआ। अब इसमें मॉनेटरी का कोई खेल था कि नहीं, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अगर होगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि हाँ हो सकता है, मे बी तुमने सुना है पढ़ा है तो फिर मे बी हो सकता है, ये कोशिश शायद किया गया था। ओके था मूव ऑन करें फिर आगे। ओके, तो जीएसटी इज अ, यहाँ पर एक चीज बोलना, देखो इट्स अ पथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा ये तो चीज मैं बोल दिया, इसमें और क्या बात करना है। तो before we proceed with the fines nuisance of the Indian GST, let us first understand the basic concept of GST. First of all, GST is a value-added tax levied on supply, that is manufacture or sale of goods and provisions of service. GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit for the producer point service. ये पूरा का पूरा खेल को ना, ये जो भी है ना, इसको ना इससे सीखते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट है, इसको ना यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, दिस इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब पहले जो वैट हुआ करता था, जीएसटी इज अ वैट। वैट को ही तो सब्सटीट्यूट किया गया, बहुत सारा चीज़ों को सब्सटीट्यूट किया गया, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, देयर आर लॉट्स ऑफ टैक्स था। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, काफ़ी सारा टैक्स को सब्सटीट्यूट करके वैल्यू एडेड टैक्स को लाया गया। ठीक है, तो फिर वैल्यू एडेड टैक्स, ऑब्वियसली जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, दिखाता हूं सर कैसे हैं। बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, वो भी मैं शो करता हूं। एंड नो कैस्केडिंग टैक्सेस, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केड का मतलब होता है कि हर स्टेप में टैक्स लग जाता था, उसको कैसे हटाया गया, ये पूरा का पूरा इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना प्लीज कि कैसे ये एग्जाम्पल आपको जीएसटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर देगा कि जीएसटी एग्जैक्टली क्या है, और वो 5 पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर, सेकेंड थिंग डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड थिंग रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो एक प्रोडक्ट का जर्नी चालू होता है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर के पास पहले बनेगा। मैन्युफैक्चरर ने वेस्लिन बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बॉटल बनाया, मैन्युफैक्चरर ने कुछ भी डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट बनाया, जो भी मेरे यहाँ पर मुझे मिल रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो
मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचते हैं, फिर वो रिटेलर के पास जाते हैं एंड उसके बाद वो कंज्यूमर के घर पे पहुंचते हैं। अब सपोज मानो कि एक गुड्स है जिसका कॉस्ट है 1 लाख, ध्यान से देखना, हाँ, एक गुड्स है जिसका कॉस्ट है 1 लाख। अब उस पे मैन्युफैक्चरर कॉस्ट लगा रहा है इतना और उस पे जीएसटी है 18%, तो 1 लाख पे 18% कितना हो जाएगा सर? 18,000। ओके, 1 लाख पे 18% 18,000। अब फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास कोई आईटीसी नहीं रहेगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत वाइटल है जीएसटी में। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दी जीएसटी, मतलब इसी को लेके तो झमेला है। तो आईटीसी जो है, इसमें आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी नहीं सर, जो आईटीसी कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब जब जीएसटी में आईटीसी बोलूंगा आप समझ जाना कि मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का बात कर रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरर ने इससे पहले किसी से कुछ लिया वगैरह नहीं है तो उस पर कोई मतलब आईटीसी नहीं रहता है, तो वो उसके लिए नील ही रहता है, फर्स्ट टाइम के लिए हमेशा नील ही होगा। तो अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर है वो सरकार को कितना पे कर देगा? 18,000। 1 लाख का चीज बना, एक्चुअली वो मैन्युफैक्चरर का एक्साइज ड्यूटी होता था सर। तो अल्टीमेटली ये जो जीएसटी वो पे कर रहा है ना, ये जो मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी पे कर रहा है एक्चुअली ये एक्साइज ड्यूटी है, जो पहले पहले ये एक्साइज ड्यूटी के नाम से जाना जाता था। पहले किसके नाम से जाना जाता था सर? एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, मतलब जो मैन्युफैक्चरर पे करता है, प्रीवियसली नोन एज एक्साइज ड्यूटी। तो चलो सर अभी एक्साइज ड्यूटी पे बात नहीं करना है, बिकॉज हमारे लिए जीएसटी ही सब कुछ है, यही हमारा माता है, यही हमारे पिता है, यही भाई है, यही बहन है, सब कुछ यही बन गया अभी। तो इनपुट कुछ नहीं है। पेड टू गवर्नमेंट कितना है सर? 18,000। कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चरर दे रहा है। क्या मैन्युफैक्चरर ने कोई वैल्यू एडिशन किया? नहीं सर, वही 1 लाख ही उसका वैल्यू एडिशन है, जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसका, और जीएसटी है 18,000 का। ये मैन्युफैक्चरर का हिसाब है। अब मैं आपको लेके चलूंगा डिस्ट्रीब्यूटर में। इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं। क्या नाम पे बोलेंगे सर इसको? होलसेलर। होलसेलर बोलते हैं कि नहीं बोलते? डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर। ओके, अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। कॉस्ट 1 लाख का, प्रॉफिट जोड़ेगा ना डिस्ट्रीब्यूटर भाई। डिस्ट्रीब्यूटर साहब प्रॉफिट जोड़ रहा है, कितना प्रॉफिट? 11,200 का। ये मान लिया हम लोगों ने, मतलब कैलकुलेशंस के इजी के लिए। प्रॉफिट तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर 1 लाख पे प्रॉफिट जोड़ा, एक 11,200, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा प्रीतम? 1,11,200 है ना प्रीतम? 1,11,200 हो जाएगा सेल यस प्राइस। सर। अब कैलकुलेटर हाथ में लो और देखो तो कैलकुलेट करके कि 1,11,200 पे 18% जीएसटी, ये मान के चल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर वो 18% रेट का है। तो जीएसटी एट द रेट 18% करोगे तो 20,016 का आपका जीएसटी होगा। अब नाउ ये डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के पास ना आईटीसी है। ये जो जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने पे किया था सेल के टाइम पे, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके वो किसको दिया था? होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था? 1 लाख का प्रोडक्ट जब डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहे कि भाई 1 लाख का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी है। तो मैन्युफैक्चरर, सपोज मैं हूं मैन्युफैक्चरर, ओके, जस्ट फील दैट आई एम ए मैन्युफैक्चरर। मैं होलसेलर को बोल रहा हूं कि भाई 1 लाख का प्रोडक्ट है, 18% का जीएसटी है, तो तुम मुझे जीएसटी दो। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है? जीएसटी दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? गवर्नमेंट के घर में जीएसटी दे देगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर जब प्रोडक्ट सेल कर रहेगा, अब मैं बन गया डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब प्रोडक्ट को सेल करेगा ना, तो वो बोलेगा कि भाई मैं प्रॉफिट तो लगाऊंगा। अब प्रॉफिट लगाया उसने 1,11,200 का। अब प्रॉफिट लगाएगा और उसके ऊपर जीएसटी मांग रहा है सरकार। अब जब जीएसटी मांगा तो उसका जीएसटी अमाउंट हो रहा है 20,016 का, 20,016 का। ओके, तथा 20,016 का जीएसटी आ रहा है। अब जब सरकार उसके पास 20,016 मांगने जा रहा है, तब वो बोल रहा है कि सरकार मैंने आपको पहले 18,000 दिया था, मेरे पास आईटीसी है। वो जो 18,000 मैन्युफैक्चरर ने दिया था ना गवर्नमेंट को, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर से लेके दिया था। तो ये वाला आईटीसी है किसका? डिस्ट्रीब्यूटर का आईटीसी। अब ये पेड टू गवर्नमेंट ना, 20,016 नहीं होगा सर, ये पेड टू गवर्नमेंट हो जाएगा। पेड टू गवर्नमेंट हो जाएगा 2016। कैसे?
20,016 से आपको आउटपुट टैक्स आपका हो गया 20,016 एंड इनपुट टैक्स हो जाएगा आपका, दिस इज 20,016 माइनस 18,000, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 2016। अब ये रहा डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच का कॉन्सेप्ट, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना वैल्यू एडिशन किया था उसका हिसाब भी आपको यहाँ मिल जाएगा 11,200, और जीएसटी कितना दिया है 18% का, दैट इज 2016 का, 2016 का। ओके, तो अब सर हम लोग जाएंगे रिटेलर के पास। अब कहानी होगा होलसेलर एंड रिटेलर, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर का। कहानी थोड़ा चेंज, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर का कहानी। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को देगा तब ये 1 लाख का प्रोडक्ट था, लेकिन इन्होंने तो बेचा था ना इसको, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसका सेल प्राइस मतलब इसका कॉस्ट प्राइस, बेसिक अकाउंट्स है सर, तो 1,11,200 हो जाएगा रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। इस पे वो प्रॉफिट लगा रहा है 24,640, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। हाँ सर, अब सेल प्राइस कितना है 1,11,200 के साथ इसको ऐड कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा 24,640 ऐड करने से 1,35,840। अब आपका जीएसटी कितना आ जाता है, जीएसटी एट द रेट 18% जब आप लगाओगे तो 1,35,840 के ऊपर जब आप 18% का जीएसटी लगा रहे हो तो आपका जीएसटी अमाउंट आ रहा है 24,451.20। अब रिटेलर भाई साहब को सरकार इतना टैक्स मांग रहा है, सरकार इतना टैक्स देने के लिए उसको बोल रहा है कि भाई आप मुझे 24,451.20 मतलब 24,451.20 रुपया का टैक्स सरकार को भरो। अब रिटेलर भाई साहब भी बड़ा तेजी के साथ बोल रहे हैं, ना 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 ना, सरकार को बोल रहा है कि ना 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 ना, मेरे पास तो आईटीसी है। क्यों? अरे डिस्ट्रीब्यूटर ने जब टैक्स पे किया था ना ये वाला 20,016, ये 20,016 ये कलेक्ट किया था किससे, रिटेलर भाई साहब से, रिटेलर भाई साहब से कलेक्ट किया था सेल करने के टाइम पे। सेल टैक्स है तो सेल करो, टैक्स कलेक्ट करो। बार्डन शिफ्ट हो रहा है सर, बार्डन शिफ्ट समझ में आ रहा है, ज्यादा टफ मत समझना, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। सेल टैक्स है, सेल करते वक्त टैक्स कलेक्ट करो, जिसको सेल करोगे उससे टैक्स लेना है, जिसको सेल करोगे उससे टैक्स लेना है। बात समझ में आ रहा है सर। है? तो था बुझते पाচ্ছিস तो? है सर। अब जस्ट देखो यहाँ पर जीएसटी एट द रेट 18%, 24,451। अब इनपुट टैक्स है ना इसके पास, रिटेलर के पास, क्योंकि वो भाई साहब क्या बोलेगा, रिटेलर भाई साहब बोलेगा कि भाई साहब सरकार को बोलेगा कि मैंने तो 20,016 आपको दे के रखा था, तो मेरे पास 20,016 का आईटीसी है। अब मेरे पास अगर 20,016 का आईटीसी है तो मैं गवर्नमेंट को क्या कितना दूंगा, अभी वही हिसाब हो जाएगा, आप खुद से करके देख सकते हो। 20,000 आउटपुट टैक्स कितना है 24,451, तो 24,451 माइनस 20,016, ओके, तो इससे लेस करने से आपका आ जाएगा देखो 4,435.20, सरकार को मिलेगा करेंटली रिटेलर से 4,435.20। रिटर्न फाइल जो करना, मतलब रिटर्न फाइल होता है ना जीएसटी पेमेंट का रिटर्न फाइल, जीएसटी आजकल आप लोग देखो अपने अपने एरियाज में कोई जीएसटी फाइल करता है तो बोर्ड लगा के रखता है जीएसटी फाइल होता है, तो वो जिसका भी जीएसटी फाइल होगा वो बंदे को ये पेमेंट करना पड़ेगा। ये अकाउंट्स का हिसाब है, सिंपल सा ही होता है, नॉर्मल जो लोग करते हैं यही करता है। इतना आप समझ लो कि ये आज का इस क्लास में आप इतना तो सीख गए सर, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का हिसाब सीख गए, सिंपल सा। बाकी आगे जो सीखोगे वो तो आप जीएसटी लॉयर बन जाओगे, लेकिन इतना से में आप इतना सीख गए कि भाई एक जीएसटी जो रिटर्न फाइल करते हैं वो क्या करते हैं, हिसाब वगैरह क्या करते हैं, यही हिसाब होता है। बस उसके लिए थोड़ा लंबा आपको और मेहनत करना होगा, उसका पूरा महीने का सेल का बिल, उसका पूरा महीने का परचेस का बिल, वो सब चाहिए होता कि भाई सेल के टाइम पे कितना टैक्स दिए थे और परचेस के टाइम पे कितना टैक्स दिए थे। अगर प्रॉपर लेवल पे अकाउंट्स मेंटेन करता है ना तो ये हिसाब तो चुटकी में हो जाता है एक्सेल शीट में। तो और टैली वगैरह सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ एकदम फिट रहता है, बस पुट करते जाओ, लास्ट में आपका जीएसटी लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर देता है परसेंटेज के साथ, अगर मतलब सिंगल लेवल पर टैक्स का अमाउंट है तो इजीली हो जाता है। तो ये सब चीज़ तो सर सॉफ्टवेयर में तो हर काम बड़ा आसान है, बट क्या है ना आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। ओके, आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका लॉ है इसके पीछे का, वो अंडरस्टैंड करना है।
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली रिटेलर का अगर आप देखो तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ है 24,640 का, एंड जीएसटी कितना है इसका 18% का 4435.20। एंड अल्टीमेटली हम लोगों को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। कहां पर? कंज्यूमर के पास। प्रोडक्ट का जर्नी चालू हुआ है ना, यहाँ पर जर्नी स्टार्ट होता है प्रोडक्ट का यहाँ से, फिर अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाके खत्म हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका कॉस्ट आया है मार्केट में कंज्यूमर के पास, मतलब जो रिटेलर है ना वो सेल प्राइस दिखा रहा था 1,35,840, लेकिन उसके साथ टैक्स भी ऐड हो जाएगा 24,451। तो 135,840 प्लस 24,451.20, ये पूरा का पूरा जो टैक्स है वो किसको देना पड़ेगा? वो कस्टमर को देना पड़ेगा। सबसे बड़ा बकरा कौन है जीएसटी में? सबसे बड़ा बकरा तो कंज्यूमर है, हम सबको ही, जो भी कंज्यूम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी कंज्यूमर है तो वो भी देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट भी कंज्यूम करते तो उसको भी देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बकरा तो यही बनता है कि मतलब सारा का सारा टैक्स इसी को देना पड़ता है। तो 135,840 प्लस 24,451 अल्टीमेटली प्रोडक्ट का कॉस्ट आ गया सर कंज्यूमर के लिए 1,60,291। सर कंज्यूमर बिजनेस नहीं करता तो इसको कोई आईटीसी नहीं मिलता, कंज्यूमर बिजनेस नहीं करता तो इसको कोई आईटीसी नहीं मिलता। और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर ने जो टैक्स लिया, मतलब जो टैक्स का बार्डन इसके ऊपर आया, वो है आपका मैन्युफैक्चरर का 18,000, मतलब मैन्युफैक्चर जो डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था ये 18,000। फिर 2016 जो रिटेलर ने पे किया था होलसेलर ने, फिर 4435.20 जो रिटेलर ने पे किया था, और अल्टीमेटली जो ओवरऑल पेमेंट किया इस 1 लाख के प्रोडक्ट में सरकार के घर में जमा पड़ा 24,451। ये सारा का सारा टैक्स का अमाउंट किससे कलेक्ट होगा? एंड में जाके कंज्यूमर पे, और ये पूरा का पूरा अमाउंट सरकार के पास। तो कंज्यूमर को कोई नहीं मिलेगा, और वैल्यू एडिशन ये कुछ नहीं कर सकता बिकॉज कंज्यूमर सेल नहीं कर सकता। कंज्यूमर अगर सेल करेगा भी वो कोई बोलेगा सर कर सकता है ना वो, अरे वो वेलेक्स क्विकर में बेच सकता है, उसमें वो जीएसटी थोड़ी ना कलेक्ट करता है। छोड़ो सर, वो क्विकर क्विकर वेलेक्स वाले से सर्विस टैक्स ले लेता है जीएसटी का, वो अलग बात। लेकिन सर अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा आपने देखा कि 1 लाख का प्रोडक्ट टैक्स लग के 1,60,291, 1,60,291, और पूरा का पूरा जानने में जीएसटी का क्या खेल रहा ये भी आपने देखा, और किस तरह से टैक्स का बर्डन शिफ्ट हुआ ये भी आपने देखा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट हुआ वो भी आपने देखा, बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर ये भी आपने देखा, और नो कैस्केडिंग, मतलब सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स or cascading of taxes under GST system. The same can be understood better with the help of the following. No cascading मतलब हर बार वैल्यू एडिशन हुआ है और वैल्यू पे टैक्स किया है, ठीक है, तो इसमें नो कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एक ही चीज पे बार बार टैक्स दे रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन पे टैक्स हो रहा है, तो दैट्स वाई कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं है। तो सर ये कैलकुलेशंस मतलब ये सम्स क्लियर है? प्लीज बताना। सर बहुत वाइटल था, याद रखना सर। ओके, अब सवाल आता है सर नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया इंडिया में जीएसटी का? काफी जरूरी है, डेफिशिएंसीज इन दी वैल्यू एडेड टैक्सेशंस में काफी प्रॉब्लम था, और उसी ने जीएसटी को आगे बढ़ाया, और एक क्योर फॉर इल्स ऑफ, मतलब जो भी प्रॉब्लम था जीएसटी में उस वैट में, वो सारा का सारा प्रॉब्लम को जीएसटी में हटाने का कोशिश किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी में सारा का सारा चीज एकदम सही हो गया, प्रॉब्लम तो हर चीज में कहीं ना कहीं रह जाता है, बट फिर भी वैट वाला प्रॉब्लम तो चला गया। और सिर्फ वैट नहीं, वैट का सीएसटी, एक्साइज, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सारा का सारा चीजों को अबोलिश किया गया। तो देर आर बहुत सारी चीजें हुआ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कुछ केस स्टडीज हैं, हम लोग अगर देखें तो देख सकते हैं। अंडर द अर्लियर indirect tax regime, despite the introduction of the principle of taxation of value added in India at the central level in the form of CENVAT, central value added tax, that is central excise, and at the state level in the form of state VAT, its applications always remain piecemeal and fragmented on account of the following reasons. Certain transactions were subject to double taxation and were taxed as both goods and service. Since under the earlier regime, distinction between goods and service was often blurred. मतलब goods and service में ना हम लोग ज़्यादा बाइफरकेट करना मुश्किल होता था, और सर्विस टैक्स अलग से होता था। लेकिन सर ये जीएसटी में इसको काफ़ी प्रॉब्लम को सुधारा गया। जैसे अंडर अर्लियर सिस्टम, मतलब जब वैट, सीएसटी ये सब चलता था, सॉफ्टवेयर वाज सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट। अब सॉफ्टवेयर तो सर्विस ही है,
This was so because both sale of goods and provision of service were involved and therefore taxable event under both the statutes, that is respective VAT law and service tax law, got triggered. This aspect has been taken care of under GST. मतलब करंटली एक ही लॉ के अंदर आ गया, पूरा का पूरा जीएसटी के अंदर. पहले वैट के लिए अलग लॉ, सर्विस टैक्स के लिए अलग लॉ, तो अलग अलग लॉ अलग अलग मैटर को देखता था. एक सॉफ्टवेयर बेचोगे आपको दो दो लॉ डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगा. मुश्किल था ना. हेलो सर, मुश्किल समझ में आ रहा है? अंडर अर्लियर टैक्स regime, if goods were manufactured for 1000, पहले क्या होता था, अगर एक गुड्स 1000 पे बनता था एंड एक्साइज ड्यूटी वाज पेबल 12.5% एंड वैट वाज पेबल एट 14.30%, द बिलिंग वाज बीइंग डन एज अंडर. इस तरह से होता था. 1000 का गुड्स है, एक्साइज 12.5 का, 125 का, टैक्सेबल वैल्यू फॉर वैट होता था 1125 का, वैट 14.30, 1125 पे 14.30 काउंट करो, 1125 पे 14.30 कितना होता है 160.88. टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाता है आपका 1285.88. मतलब इसमें ये जो आपका 1000 है इस पे आपने फिर से 14.30 लगाया. ठीक है, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम हुआ करता था जो करंट जीएसटी में नहीं है. ये सिर्फ वैल्यू एडिशंस पे कर रहा है. यहाँ पर तो पुराना वाला टैक्स में मतलब 1000 पे पहले 12.5, फिर उसी 1000 और 125 को मिला के फिर आप कर रहे हो 14.3. टैक्स पे टैक्स लग रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम हुआ करता था. Under the earlier tax regime, if a dealer in Delhi purchase goods from a manufacturer in Punjab for rupees 1000 plus 20, that is 2% CST. CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स. जब उस टाइम पे पहले क्या होता था ना, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट से गुड्स जाता था तो उस पर CST लगता था. अब वो भी एक अलग, मतलब वैट अलग, CST अलग, वो मुश्किल था. ठीक है, तो पंजाब मतलब दिल्ली से पंजाब स्टेट चेंज हो रहा है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी और कैपिटल भी है और पंजाब अलग स्टेट है. तो 1000 plus 20, 2% का CST है 1020 and sell such goods within Delhi for 1200. अब the tax rate on sales is 12.5% and hence output tax liability हो जाता है उसका 1200 का 12.5%, 1200 का 12.5%, 150. क्रेडिट ऑफ 20 इज नॉट अलाउड. अब 150 का वो सेल कर रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेल करने के टाइम पे 150 का टैक्स कलेक्ट कर रहा है. अब पहले तो वो 20 रुपीज का टैक्स भरा था ना CST के रूप में, लेकिन ये क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता था, मतलब वैट के साथ CST एडजस्ट नहीं करता था. While making payment of 150 and hence the dealer has to pay 150 as VAT. हिसाब मतलब हिसाब के अनुसार उसको 130 पे करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी वो 20 पे कर दिया था, बट वैट और CST में कोई तालमेल नहीं था. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था, अब GST में क्या नहीं होता है. हेलो सर, अरे सर बोलो तो सही. क्या मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. ओके. तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो यही सब चीजें वैट मतलब ये सबको हटा के GST को लाने पे मजबूर किया और तब जाके GST इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो देख सकते हो नो इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, cascading of taxes on account of levy of non-vatable CST, inclusion of sen VAT in the value of imposing VAT, no sen VAT after manufacturing stage, non-integration of VAT and service tax, double taxation of a transaction as both goods and service. इस तरह का प्रॉब्लम था. सारा का सारा प्रॉब्लम को ठीक करने का कोशिश किया गया GST पे. ये देखो ऐसे ऐड आता था, वन नेशन टैक्स मार्केट, एक ही टैक्स होगा. ठीक है, तो GST का ए क्योर इल फॉर एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स, ए क्योर इल क्रिएटिंग वन इकोनॉमी इन इंडिया, fill up the to make in India initiative, unfettered flow of goods and service, increased economic activity to boost employment. ये मेनली GST को लाने के पीछे मेन वजह था. ठीक है, जिसको किया गया. फिर डुअल GST मतलब वो आप लोग देखते हो ना, SGST CGST कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये किस तरह से SGST CGST कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया गया. CGST SGST UTGST एंड IGST. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आगे आपके साथ बात करूंगा और इसके एडजस्टमेंट के बारे में और भी कुछ फेमस केस स्टडीज के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी चर्चा करूंगा और फिर कुछ इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करूंगा. आई होप आपको समझ में आज का क्लास आया और आपने बड़ा अच्छे से समझा.
समझ में आया ना सर? है सर। ओके, ठीक है सर, अच्छा हुआ। अच्छा तथागत, डोंट वरी, मैं नोट शेयर कर लूँगा दो एक दिन में, और आई थिंक आज ही शेयर कर दूंगा, या फिर आज नहीं तो कल तो शेयर कर ही दूंगा। मुझे पता है बाकी का भी पेंडिंग है, मैं कर देता हूँ। और कुछ सवाल है रिगार्डिंग टुडेज क्लास तो पूछ सकते